तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस और ये है लेक्चर नंबर 4। इससे लास्ट लेक्चर में थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे डायमेंशनल फॉर्मूले को डिराइव करना है और कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले हमने डिस्कस भी किए थे। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आज हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास की एक डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब क्या है? द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। लेट्स से हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? फोर्स है। समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स है। हम सबको पता है फोर्स का जो बेसिक मीनिंग है इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। हर बच्चे ने ये चीज पढ़ी है कि फोर्स जो है इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं ऐसे लिखूं फोर्स और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं और इसको इसके डायमेंशनल फॉर्मूले से इक्वेट कर दूं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt-2। लास्ट लेक्चर में हम सबने समझा ये। तो हमने क्या कर दिया? फोर्स को इक्वेट कर दिया, एक डायमेंशन जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको इक्वेट कर दिया उसके डायमेंशनल फॉर्मूले से। तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर? डायमेंशनल इक्वेशन का बस सिंपल सा मतलब है एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से क्या करना है? इक्वेट करना है। एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट करना है। क्लियर? नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस हैं। क्या क्या एप्लीकेशंस हमने समझने हैं। पहला है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने का मतलब होता है कि इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है या नहीं है। ठीक, वो एक्चुअल में इक्वेशन ठीक है या नहीं है ये हम नहीं बता सकते कि इक्वेशन असलियत में ठीक है, रियलिटी में ठीक है या नहीं है। हम ये बता सकते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, माने डायमेंशनली ठीक है कि नहीं है। तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी है। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्जन करनी है उसमें भी हमें हेल्प करता है। और थर्ड है डिराइविंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। हमें रिलेशंस डिड्यूस करने या रिलेशंस डिराइव करने हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में। किसकी हेल्प से? डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। तो ये तीन एप्लीकेशंस हैं हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके जेई में, नीट में हर साल क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता ही आता है। ठीक है? अगर कहा जाए कि ये टॉपिक जो है ये टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका? चैप्टर नंबर 1 का। डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 1 का। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको जो भी पेपर आप दोगे, स्कूल के पेपर या कंपटीशन के पेपर, उसमें आएगा ही आएगा। तो आज हम सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हम करेंगे फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। आज करेंगे हम फर्स्ट एप्लीकेशन। तो क्या है फर्स्ट एप्लीकेशन? चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। बच्चों डायमेंशनल कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमारे पास एक प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत ही सिंपल सी बात कहता है। ये कहता है कि सेम तरह की क्वांटिटीज को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। सेम नेचर के क्वांटिटीज को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मास है तो मास में मास ही ऐड कर सकते हैं कि 2 kg प्लस 3 kg कितना हो गया? 5 kg हो गया। मास से मास ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 kg माइनस 3 kg कितना हो गया? 2 kg हो गया। हम ऐसे नहीं कर सकते कि 2 kg प्लस 5 सेकंड कितना हो गया, है ना? डिफरेंट नेचर के क्वांटिटीज को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते लेंथ में टाइम जोड़ दिया या लेंथ में मास जोड़ दिया या लेंथ में से टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिर्फ सेम नेचर के टाइम में टाइम ही ऐड होगा, लेंथ में लेंथ ही ऐड होगी, मास में मास ही ऐड होगा, फोर्स में फोर्स ही ऐड होगा। ठीक? तो ओनली द क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। अब ये प्रिंसिपल बहुत काम की चीज है। इसके बेस पे आगे हम कैसे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। चलिए एक पॉइंट लिखा है यहां पे, क्या? अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। कैसे करेक्ट? डायमेंशनली करेक्ट। एक्चुअल बात नहीं कर रहा है, डायमेंशनली करेक्ट में फर्क होता है, अभी हम समझेंगे आगे। अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation are
सेम। अगर जितने भी टर्म्स हैं, ऑल द टर्म्स, जितने भी किसी इक्वेशन में टर्म्स हैं, अब टर्म्स काउंट करना हम सबको आता है कि किसी इक्वेशन में कितने टर्म्स है। जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v एक टर्म है, u एक टर्म है और एटी एक टर्म है। टर्म्स जो होते हैं वो सेपरेट कैसे होते हैं? प्लस माइनस से। v एक टर्म है, u एक टर्म है और एटी एक टर्म है, तो इसमें तीन टर्म्स हैं। अब इन तीनों टर्म्स के अगर डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे तो ये इक्वेशन क्या होगा? डायमेंशनली कंसिस्टेंट। हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर सभी टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आते हैं तो वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। वो इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। लिमिटेशन क्या है इसका? क्या लिमिटेशन है? क्या चीज हमें पता नहीं चलती है बच्चों? हमें सिर्फ इतना ही पता चलता है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। हमें ये नहीं पता चलता कि इक्वेशन असलियत में ठीक है या नहीं है। ये भी हम जब एग्जांपल करेंगे तो आपको अभी समझ आएगा। डायमेंशनल जो कंसिस्टेंसी चेक करने में हमें यह पता लग जाता है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली करेक्ट। अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो असलियत में भी करेक्ट होगी, वो रियलिटी में भी करेक्ट होगी। मे भी करेक्ट हो, मे भी इनकरेक्ट हो। अगर एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो वो एक्चुअली करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है वो रॉन्ग ही होगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक, आगे एग्जांपल करेंगे। पहला केस क्या है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। फर्स्ट केस क्या है? ये इक्वेशन जो है हमारा क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है इसको बोलते हैं हम ये कंसिस्टेंट है। ये डायमेंशनली क्या है? कंसिस्टेंट है। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, माने डायमेंशनली ठीक है ये। अब ये जो डायमेंशनली ठीक इक्वेशन है ये करेक्ट हो भी सकता है, मे बी एक्चुअल इक्वेशन, पॉसिबिलिटी है, और नहीं भी हो सकता है, मे नॉट बी एन एक्चुअल इक्वेशन। ये जो डायमेंशनली हमारा क्या है? डायमेंशनली जो करेक्ट इक्वेशन है ये एक्चुअल में करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। क्लियर? लेकिन जो डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन होगा, अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, माने डायमेंशंस हर टर्म के सेम नहीं आ रहे हैं, अगर कोई इक्वेशन है जो डायमेंशनली क्या है? इनकरेक्ट है, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट। ये डायमेंशनली क्या हो गया? इसको बोलेंगे ये डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट हो गया। ये गलत ही होगा, ये मस्ट बी रॉन्ग, इट मस्ट बी रॉन्ग। माने गलत की श्योरिटी है। जो गलत इक्वेशन है वो हमें डायमेंशनल एनालिसिस बता देता है, ये बिल्कुल हमें बता देता है कि ये वाला इक्वेशन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो ठीक आएंगे डायमेंशनली उनकी ये श्योरिटी नहीं है कि वो असलियत में भी ठीक है। ठीक, वो असलियत में ठीक हो सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो गलत है उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। जो गलत है वो गलत ही होगा, वो इक्वेशन क्या होगा? मस्ट बी रॉन्ग। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपने बिल्कुल समझ लेने हैं कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट मे बी अ करेक्ट इक्वेशन बट डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट मस्ट बी रॉन्ग, वो गलत इक्वेशन। क्लियर? चलिए आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक, तो लिमिटेशन क्या है? अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एन एक्चुअली करेक्ट बट अ डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। नोट क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास जो पावर्स होती है, जो पावर्स होती हैं हमारे, रेज टू द पावर, रेज टू द पावर हो गया, एंगल हो गया, और लॉग के इनसाइड जो नंबर होता है ये सारे डायमेंशनलेस होते हैं। ये क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा रेज टू द पावर है, जो एंगल है और नंबर इनसाइड लॉग होगा वो क्या होगा? डायमेंशनलेस। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, लेट से हमारे पास क्या है? एक्स रेज टू पावर अल्फा टी। अब ये पावर आ गई। पावर में बच्चे जो भी चीज होती है ना, ये जो अल्फा इंटू टी होगा ना, ये क्या होगा? ये डायमेंशनलेस होगा। पावर में कभी भी कोई यूनिट नहीं होती है, पावर वाली चीज क्या होती है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। पावर में जो भी चीज होगी, पावर में एक नंबर लिखा जाता है हमेशा,
है ना। तो पावर में जो भी चीज होगी वो हमेशा क्या होगी, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस को आपको पता है, या तो आप लिखो ऐसे m0 l0 t0, इसका मतलब होता है डायमेंशनलेस, या तो सिंपली आप 1 भी लिख दो, कोई सिंपल कांस्टेंट, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बिल्कुल यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। और इजी समझने के लिए आप 1 लिख दो तो भी ये डायमेंशनलेस है। 1 माने m0 l0 t0, क्लियर। या प्रॉपर लिख सकते हो m0 l0 t0। जो एंगल होगा, एंगल भी हमेशा क्या होगा, डायमेंशनलेस। एंगल क्या होता है, एंगल समझते हैं। जो भी साइन के अंदर, टेन के अंदर, कॉस के अंदर की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, डायमेंशनलेस। क्यों, हमें पता है एंगल डायमेंशनलेस चीज है, उसके सिर्फ यूनिट्स होते हैं, डायमेंशन नहीं होते हैं। एंगल के यूनिट्स होते हैं रेडियन, लेकिन डायमेंशंस नहीं होते। जैसे मान लो हमारे पास दिया साइन xt, तो यहां पर ये xt क्या है बच्चों, xt साइन के अंदर है कुछ, साइन के अंदर क्या होता है, एंगल। तो ये जो एंगल है ये क्या होगा, डायमेंशनलेस। m0 l0 t0, एंगल क्या होगा, डायमेंशनलेस, क्लियर। तो साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टेन के अंदर कुछ भी चीज होगी, जो भी चीज लिखी है, दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस। लॉग, लॉग के अंदर हमेशा नंबर होते हैं, लॉग जो निकाला जाता है वो नंबर्स का निकाला जाता है, तो लॉग के अंदर भी जो चीज होगी वो भी क्या होगी, डायमेंशनलेस चीज होगी। जैसे अगर मैं लिखूं लॉग ax प्लस बी, तो यहां पर ये जो ax प्लस बी है, ये क्वांटिटी ये क्या होगी, डायमेंशनलेस। m0 l0 t0, लॉग के अंदर जो भी चीज होगी दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस, क्लियर। तो ये तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस में आपके काफी काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन में हमें अप्लाई कैसे करना है। ये जो चीजें हमने पढ़ी कि डायमेंशनल एनालिसिस में जो पहला एप्लीकेशन है हमारा कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है। हमने क्या करना है, डायमेंशंस लिखने हैं, हमने दोनों तरफ डायमेंशंस लिखने हैं हर एक टर्म के। अगर डायमेंशंस ठीक आते हैं तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट एंड इट मे बी अ करेक्ट इक्वेशन। अगर डायमेंशंस हर टर्म के सेम नहीं आते हैं तो हम बोलेंगे इट इज डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट, इट मस्ट बी अ रॉन्ग इक्वेशन, वो गलती है फिर, क्लियर। और बाकी किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमेंशनली टेस्ट डायमेंशनली इफ द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब ये इक्वेशन आप सबने देखा हुआ है, सब लोगों ने 9th में ये इक्वेशन देखा हुआ है। इसको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। v इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी v नहीं u है ना, उल्टा हो गया। ये आपके पास ये जो v है, v की जगह u है, हालांकि यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां पर v, ठीक। u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, v आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है, जो हमारा इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लेट्स से अगर पेपर में आता है तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। ये इस इक्वेशन में तीन टर्म्स है बच्चों, एक टर्म है v स्क्वायर, दूसरा टर्म है u स्क्वायर और तीसरा टर्म है 2as। तीन टर्म्स है इक्वेशन में। पहले टर्म के डायमेंशन आप लिखोगे, वेलोसिटी के डायमेंशन कितने होते हैं, lt माइनस 1 और इसका है स्क्वायर। दूसरा टर्म क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इनिशियल हो फाइनल हो, lt माइनस 1 स्क्वायर। तीसरा क्या है, 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते हैं। फिर है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, lt माइनस 2। फिर है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है l, ठीक। अब पहले को सॉल्व करो, कितना आ गया, l स्क्वायर t माइनस 2, पहले वाले के डायमेंशन कितने आ गए। दूसरे को सॉल्व करो, l स्क्वायर t माइनस 2। तीसरे को सॉल्व करो, ये देखो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, l स्क्वायर t माइनस 2। तीनों के तीनों जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो तीन के तीन टर्म्स हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीनों टर्म्स के डायमेंशन देखो सेम आगे, क्या आगे, तीनों टर्म्स के डायमेंशन क्या आगे, सेम आगे, तीनों टर्म्स के डायमेंशन, है ना। तो इसका क्या मतलब है ना, हमारे पास इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। इक्वेशन क्या आ गया हमारा, डायमेंशनली कंसिस्टेंट। डायमेंशनली कंसिस्टेंट है माने इट मे बी करेक्ट इक्वेशन, और हमें पता है ये करेक्ट इक्वेशन है क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है, तो हम इसकी श्योरिटी दे सकते हैं ये करेक्ट इक्वेशन है। डायमेंशनली ये कंसिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि सभी टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले के आगे सेम। अगर सभी टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आते हैं तो दिस इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, ठीक। तो ये ठीक इक्वेशन हो सकता है, और ये ठीक ही है क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है।
सिमिलरली आप चेक करना, आपने दो इक्वेशन और भी पढ़े थे इसके साथ, आपको याद होगा, आप इसके लिए भी चेक करके देखना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तीन इक्वेशन का पेयर होता था ये, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इनके लिए भी आप चेक करना। ठीक, आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकता है। और भी कुछ इक्वेशंस होंगे, जैसे इसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी एच। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, डायमेंशनली ये चीज भी ठीक होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो एनर्जी है, डायमेंशंस में मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी कोई भी हो उसके डायमेंशन सेम ही होते हैं, तो ये भी डायमेंशनली आपकी कंसिस्टेंट आएगी। तो आप इन तीन इक्वेशंस को क्या करना है, आपने ट्राई करना है, इनकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल in time t is given by x is equal to at plus bt plus ct square plus dt cube. Find the dimensions of a b c and d. तो एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि हमारे पास एक इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर प्लस डी टी क्यूब। कहता है कि इसमें ए बी सी डी के डायमेंशंस निकालो। तो देखो हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हैं, एक लेफ्ट साइड पे टर्म है x, x माने डिस्टेंस, एक हमारे पास लेफ्ट साइड पे टर्म है, और यहां पर कितने हैं, एक दो तीन चार, है ना, प्लस से सेपरेट होते हैं टर्म्स, तो चार टर्म्स हैं। क्योंकि ऐड हो रहे हैं सारे टर्म्स, क्या हो रहे हैं, ऐड, तो हमें पता है ओनली क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड, सिर्फ सेम नेचर की क्वांटिटीज ही ऐड हो सकती हैं और इक्वेट भी हो सकती हैं। हम लेंथ को लेंथ से ही इक्वेट कर सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं लेंथ कि 10 मीटर इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक, लेंथ को लेंथ से इक्वेट कर सकते हैं। तो जो डायमेंशंस होंगे यहां से आपको समझ आना चाहिए कि जो x के डायमेंशंस हैं, जो x के डायमेंशंस हैं वो किसके बराबर होने चाहिए, वो होने चाहिए a के डायमेंशंस के। ठीक, x और a के डायमेंशन सेम होने चाहिए, या x और bt के डायमेंशन सेम होने चाहिए, किन्हीं के भी इक्वेट कर लो, a और bt के सेम होने चाहिए, आप किन्हीं को भी इक्वेट कर सकते हो। तो x तो एक लेंथ है, x क्या है, एक डिस्टेंस है, तो a के डायमेंशंस आ गए l। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास मान लो आपने इक्वेट करना है, x के ही डायमेंशन आप इक्वेट कर सकते हो bt से भी, x और bt के डायमेंशन भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो इनको भी आप इक्वेट कर लो। तो यहां से b के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ x ओवर t, तो b के डायमेंशंस कितने आ गए आपके, x क्या होता है l और t क्या होता है टाइम, l अपॉन t माने lt माइनस 1। क्लियर? हर एक टर्म के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्योंकि टर्म्स क्या हो रही हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, सबको एक साइड कर लो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर x के ही डायमेंशन किसके इक्वल होने चाहिए, सी टी स्क्वायर के भी होने चाहिए। आप आपस में भी इक्वेट कर सकते हो, सी टी स्क्वायर और बी टी के इक्वल होने चाहिए, या a और सी टी स्क्वायर के इक्वल होने चाहिए, तो भी सेम ही आंसर आएंगे। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, अब c के डायमेंशन कितने आ जाएंगे, x ओवर टी स्क्वायर के डायमेंशन, है ना, x ओवर टी स्क्वायर के डायमेंशन, और c के डायमेंशन हमारे कितने आगे, x हो गया l और टी स्क्वायर नीचे ऊपर जाएगा तो -2, lt -2। क्लियर? फिर सिमिलरली x के डायमेंशन किसके इक्वल होने चाहिए, dt क्यूब के। तो यहां से d के डायमेंशंस क्या आगे, डायमेंशंस ऑफ x अपॉन टी क्यूब, तो ये कितने आगे, l t -3। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, आसान। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a ओवर b इन द इक्वेशन f इज इक्वल टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर वेयर f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। आप चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो पॉज करके, क्योंकि अब आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी है। f क्या है आपके पास, a रूट x प्लस bt स्क्वायर। अब कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, तीन टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक, तो हमारे पास जो f के डायमेंशन होने चाहिए फोर्स के, वही किसके डायमेंशन होने चाहिए, a रूट x के। क्लियर? अब फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, हर बच्चे को पता है, mlt -2, फोर्स के डायमेंशन mlt -2। a के डायमेंशन तो हमें निकालने हैं, और x होता है l, x तो एक लेंथ है, और l का रूट है, रूट माने हाफ।
है ना, रूट का क्या मतलब है, हाफ, और यहां से a के डायमेंशन आपके पास इजीली आ जाएंगे, कितने आगे, m l t माइनस टू डिवाइडेड बाई l की पावर हाफ। ठीक, तो ये आगे आपके a के डायमेंशन। तो यहां से a कितना आ गया, a के डायमेंशन आ गए आपके m l, हाफ ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहां पर l की पावर 1 है, ऊपर हाफ जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 हो जाएगा, और t माइनस टू। क्लियर, ये डिनोमिनेटर वाला हाफ ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, सेम पावर। तो फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, f को इक्वेट कर देते हैं किससे, डायमेंशंस ऑफ f मस्ट बी सेम एज डायमेंशंस ऑफ bt स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया हमारा, b के डायमेंशंस आ गए f बाई टी स्क्वायर के डायमेंशंस। f के डायमेंशंस हमें पता है, b के डायमेंशंस आ गए f के डायमेंशन mlt माइनस टू, और टी स्क्वायर नीचे क्या है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस टू, ऑलरेडी माइनस टू और गया ऊपर तो -4 हो गया। तो b के डायमेंशंस क्या आगे, m l t माइनस 4। ठीक, चलिए अब आपको बोलता है a ओवर b के डायमेंशन निकालने, किसके डायमेंशन निकालने, a ओवर b। तो आप क्या करोगे, a ओवर b के डायमेंशन निकाल लो, a ओवर b के डायमेंशन, a के डायमेंशन निकाले हुए आपने m l हाफ t माइनस टू डिवाइडेड बाई b के डायमेंशन m l t माइनस 4। ठीक, तो ये कितना आ गया, m से m क्या हो गया, कैंसल, ये m से m कैंसल हो गया, m से m हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। l ऊपर जाएगा, l की पावर क्या है 1/2, नीचे कितनी थी 1, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, और t की पावर कितनी है ऊपर -2, नीचे कितनी है -4, ऊपर जाके माइनस वाली पावर प्लस हो जाएगी। ठीक, तो ये कितना आ गया, l रेज टू पावर -1/2 और t रेज टू पावर -2 + 4 2। ठीक, कैलकुलेशन आप देख लेना, ये आना चाहिए वैसे आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। Question number 4. The force F is given by the expression F is equal to A cos bx plus C sin dt, where x is displacement, t is time, find the dimension of d over v। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो पॉज करके। चलिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, F is equal to A cos bx plus C sin dt। अभी हमें b और d से मतलब है, cos के अंदर देखो एंगल है, एंगल मस्ट बी डायमेंशनलेस, तो हमें ये बात समझ आनी चाहिए जो bx है ये क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस, है ना, माने m0 l0 t0, या शॉर्ट में आप सीधा 1 लिख सकते हो, 1 हो गया। ठीक, सिंपल। तो आपके पास जो b के डायमेंशन आएंगे वो क्या होंगे, 1 ओवर x के डायमेंशन, जो b के डायमेंशन होंगे वो 1 भी आप लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, डायमेंशनली आप एक ही चीज है, m0 l0 t0 को 1 भी लिख सकते हैं, या पूरा भी लिख सकते हैं m0 l0 t0। अब b के डायमेंशन क्या आगे, यहां से x इनवर्स ऊपर जाएगा, x 1/x माने x इनवर्स, तो b के डायमेंशंस कितने आगे, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट माने l, लेंथ इनवर्स। क्लियर, सिमिलरली आपके पास जो dt है, dt भी तो एंगल है, साइन के अंदर है dt, अब dt के भी डायमेंशन क्या होने चाहिए, dt भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, dt को भी 1 कर दो, तो आपके पास d के डायमेंशंस क्या आगे 1/t, तो माने d के डायमेंशंस क्या आगे आपके t इनवर्स, तो d के डायमेंशंस आगे हमारे t इनवर्स, कैपिटल T लिखते हैं हम इसको। अब हमसे पूछा d बाई बी निकालो, तो नाउ d बाई बी, d बाई बी के डायमेंशंस, तो d बाई बी, d कितना है t इनवर्स डिवाइडेड बाय l इनवर्स, तो l ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो lt -1 हो जाएगा। अच्छा, यहां पर डायमेंशंस लिखा है, डायमेंशंस वैसे एक्चुअल में पावर होते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है, लेकिन इसका डायमेंशंस निकालने से मतलब होता है कि डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ d बाई बी, बेसिकली डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d बाई बी। ठीक, डायमेंशंस तो आपको पता है एक्सपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक,
सिंपल। अगर आपसे मान लो फॉर एग्जांपल आपसे पूछता कि भाई आप डायमेंशंस बताओ किसके, ए के बताओ, ए के डायमेंशन, तो बच्चों ए के कॉस बी एक्स तो डायमेंशनलेस हुआ, एंगल वाली चीज डायमेंशनलेस, तो ए के वही डायमेंशन होंगे जो एफ के होंगे। अगर आपसे ए के डायमेंशन पूछता तो ए के वही डायमेंशन होते जो एफ के हैं, और ये क्या होते, MLT-2। क्लियर। और अगर आपसे सी के डायमेंशन पूछता, सी का देखो, सी के साथ है साइन डी टी तो डायमेंशनलेस, एंगल तो पूरा डायमेंशनलेस, तो सी के वही डायमेंशन होते जो एफ के होते, क्योंकि ऐड हो रहा है, या सी के वही होते जो ए के होते, तो ये भी वही होते जो एफ और ए के होते, तो ये भी MLT-2। हालांकि ये हमसे पूछा नहीं है, लेकिन हमें ये बात भी समझ आनी चाहिए। क्लियर कि अगर ए और सी के पूछे होते, ये हमसे पूछे नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। एन इक्वेशन इज गिवन हियर। अच्छा, आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जो करवाए जा रहे हैं, तो आपका ये डायमेंशनल कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पेपर के लिए भी, और आगे भी आप बाकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं यहां पर कि हर तरह का क्वेश्चन हम कवर करें। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट का। क्वेश्चन नंबर 5, an equation is given here p plus a by v square v minus b equal to rt, determine the dimension of a and b, a और b के dimensions निकालो, also SI units of a and b। तो a और b के dimensions निकालने हैं। फर्स्ट देखते हैं p plus a by v square। अच्छा, दो टर्म्स ऐड हो रही है, ऐड तो वही टर्म्स होती है जिनके डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। माने p के जो डायमेंशंस हैं, जो p के डायमेंशंस हैं वही डायमेंशंस होने चाहिए किसके, a बाई वी स्क्वायर के। v यहां पर वॉल्यूम है बच्चों, v क्या है यहां पर, देखो p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, t टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे जब आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको ये इक्वेशन देखने को मिलेगा। तो p के डायमेंशन वही होने चाहिए जो a बाई वी के स्क्वायर, माने a के डायमेंशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो होने चाहिए जो पी वी स्क्वायर के होने चाहिए। माने a के डायमेंशन क्या होने चाहिए, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स MLT-2 डिवाइडेड बाई एरिया होता है L स्क्वायर, प्रेशर आ गया, इनटू v का स्क्वायर, वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, और वॉल्यूम का स्क्वायर है, वॉल्यूम का क्या है, स्क्वायर है, तो लेंथ के क्यूब का स्क्वायर। क्लियर। तो a के डायमेंशंस आपके आ जाएंगे यहां से, L स्क्वायर, एक L से एक L तो कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये आ गया m, देखो नीचे एक L है और यहाँ पे L की पावर हो जाएगी 6, 3 टू जा हो गया 6, और नीचे एक L है, एक खत्म हो जाएगा तो L5 और T-2। तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए आ गया, यूनिट भी लिख ही देते हैं, हमसे तो यूनिट भी पूछा हुआ है इसने। ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए आ गया, और अगर हम SI यूनिट लिखें ए का, SI यूनिट ऑफ ए, m क्या होता है केजी, मास का SI यूनिट हो गया केजी, L क्या हो गई लेंथ का SI यूनिट मीटर, मीटर की पावर कितनी है 5, टाइम क्या होता है सेकंड की पावर -2, तो SI यूनिट भी हमने लिख दिया ए का। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम लिखेंगे किसके लिए, बी के लिए, तो v माइनस बी, देखो सब्ट्रैक्ट तो वही चीजें होती हैं जिनके डायमेंशन सेम हो, तो b के डायमेंशन वही होंगे जो किसके होंगे, v के होंगे, वॉल्यूम के होंगे। क्यों, क्योंकि ये v माइनस बी है, तो सब्ट्रैक्ट सेम नेचर की क्वांटिटीज ही हो सकती है, तो मैंने b के डायमेंशन क्या होंगे L क्यूब, और अगर SI यूनिट हम लिखें किसका, b का, तो b का भी SI यूनिट हम लिख सकते हैं, SI यूनिट ऑफ b का SI यूनिट कितना आ गया, मीटर क्यूब। ठीक, लेंथ का क्यूब माने मीटर क्यूब। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ p q r आर फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डिफरेंट डायमेंशंस हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके क्या हैं, डायमेंशंस अलग अलग हैं। P Q R क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नेवर बी मीनिंगफुल, कौन सा कॉम्बिनेशन है जो मीनिंगफुल नहीं हो सकता, P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई R, है ना, P माइनस क्यू, अगर P और Q के डायमेंशंस डिफरेंट हैं, देखो क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि P और Q, P Q R जो भी क्वांटिटीज हैं इनके डायमेंशंस अलग अलग हैं,
अगर P और Q के डायमेंशंस अलग अलग हैं तो अलग अलग डायमेंशंस की माने अलग अलग नेचर की क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट मीनिंगफुल। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगर P और Q के डायमेंशंस अलग हैं तो मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सेम नेचर की क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो अलग अलग नेचर की अलग अलग डायमेंशंस की क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, मल्टीप्लाई उनको कर लो। P और Q मल्टीप्लाई हो सकते हैं और उनमें से R सब्ट्रैक्ट हो सकता है, क्यों? क्या पता P और Q मल्टीप्लाई होके जो डायमेंशंस दें वो R के इक्वल हो जाएं, तो ये पॉसिबल हो सकता है। P Q डिवाइडेड बाई R पॉसिबल हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है। P इंटू आर कर सकते हैं माइनस क्यू स्क्वायर, क्या पता P इंटू आर जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्यू स्क्वायर के इक्वल डायमेंशन दे दे मे बी, तो ये वाली चीज पॉसिबल हो सकती है। डिवाइड में करने में कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड किसी भी नेचर की लेंथ को टाइम से कर दो, मास को वॉल्यूम से कर दो, कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग नेचर की क्वांटिटीज ऐड नहीं कर सकते, वो मीनिंगलेस है कि मास में टाइम ऐड कर दिया। ठीक, तो ए और ई हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मीनिंगलेस है। ए और ई क्या है, मीनिंगलेस है। क्लियर? बाकियों के मीनिंग बन सकते हैं, बाकी चीजें पॉसिबल हो सकती होंगी होंगी, वो कोई जरूरी नहीं है, हो सकती हैं, लेकिन ए और ई तो बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक, तो हमें वो ढूंढना था जो बिल्कुल गलत है। ठीक, तो इस तरह के मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन भी आपको कई बार पेपर में आते हैं, नॉर्मल बोर्ड्स वगैरह में नहीं आते, लेकिन कंपटीशन में, कई सारे कॉम्पिटिशन में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, given the displacement of an oscillating particle is given by y, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। y क्या होती है बच्चों, y डिस्प्लेसमेंट है, माने लेंथ है एक। a एम्पलीट्यूड होता है बेसिकली, a क्या होता है, एम्पलीट्यूड, तो ये भी लेंथ ही होती है एक, एम्पलीट्यूड भी एक लेंथ ही होती है। ठीक, फिर साइन के अंदर जो भी चीज है, साइन के अंदर आपको पता है जो भी चीज है वो क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। ये सारी चीज क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। अब आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। The dimensional formula for A B C D, A into B into C into D का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, अच्छा ये बताओ, साइन bx प्लस सी प्लस डी, ये साइन वाली चीज तो सारी डायमेंशनलेस, माने y के डायमेंशन तो वही होने चाहिए जो a के हैं, y के डायमेंशन वही होने चाहिए जो a के हैं, या a के डायमेंशन वही होने चाहिए जो y के हैं। तो y तो एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, तो a का डायमेंशन तो आ गया l। ये सबको समझ आ गया होगा। अंदर सारी चीज डायमेंशनलेस, माने bx प्लस ct प्लस d, ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस है माने इसको 1 के इक्वेट मान लो, डायमेंशनलेस m0 l0 t0, माने bx भी डायमेंशनलेस है। ये सारी अगर पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो ये जो ऐड हो रही है, ये जो सारे ऐड हो रही हैं चीजें, ये सारी क्वांटिटीज भी क्या है, डायमेंशनलेस, तो माने bx भी क्या है, क्योंकि डायमेंशनलेस में डायमेंशनलेस ही ऐड होगा। एक डायमेंशनलेस में कोई यूनिट वाली चीज थोड़ी ऐड हो सकती है कि 5 प्लस 10 kg, ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते। तो bx भी क्या है, डायमेंशनलेस, इसका मतलब x कितना, सॉरी b कितना आ गया, x क्या होती है, x तो डिस्टेंस होती है, b कितना आ गया, x इनवर्स, 1/x होगा x इनवर्स। अब इतना आपको समझ आता है, तो b के डायमेंशंस कितने आगे, l इनवर्स। क्लियर? वैसे ही आपका जो ct है, ct भी क्या होगा, डायमेंशनलेस, तो c के डायमेंशन 1/t माने t इनवर्स। और आपका जो d है, d तो कंप्लीटली डायमेंशनलेस हो गया, d क्या हो गया, d के कोई डायमेंशन नहीं। आप चाहो तो m0 l0 t0 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी डी के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी करते हैं, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। ठीक, तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला l, b का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया, l इनवर्स, c का डायमेंशनल फॉर्मूला t इनवर्स, d का डायमेंशनल फॉर्मूला है ही नहीं 1, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, m0 l0 t0 माने 1, l इनवर्स और l खत्म, तो कितना आ गया, t इनवर्स। ठीक, t इनवर्स, तो देखो t इनवर्स, t इनवर्स का मतलब यही होता है ना बच्चे, t इनवर्स का मतलब m और l तो है ही नहीं, m0 l0 t इनवर्स। ठीक, एक ही बात है, t इनवर्स या m0 l0 t इनवर्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, m0 l0 t इनवर्स। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, the time dependence of a physical quantity p is given by p is equal to p naught
P इज इक्वल टू P नॉट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट माने e रेज टू पावर, पावर किसी चीज की है ना, माइनस अल्फा टी स्क्वेयर। P is equal to P naught E raised to power minus alpha t square, where alpha is a constant, alpha क्या है, constant है, t टाइम है, तो अल्फा कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने हैं। अब ये जो पावर है ना e raised to power समथिंग, मैंने आपको क्या बोला, जो भी पावर होती है नेगेटिव साइन का डायमेंशंस में कोई रोल नहीं है। ये जो पावर है, पावर क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। पावर क्या होती है, किसी भी चीज की पावर डायमेंशनलेस, मैंने आपको नोट बताया। ठीक है, आप अगर यहां पे देखोगे तो हमने शुरू में ही ये डिस्कस किया कि किसी भी चीज की जो पावर है, ये रेज टू द पावर, रेज टू द पावर माने डायमेंशनलेस, लॉग के अंदर का नंबर डायमेंशनलेस, एंगल डायमेंशनलेस। ठीक, तो अब हमारा क्या हो गया, ये पावर तो डायमेंशनलेस हो गई, नेगेटिव साइन का डायमेंशंस के लिए कोई रोल नहीं है, डायमेंशंस को मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, आपको पता है। तो जो अल्फा हो जाएगा आपका, अल्फा के डायमेंशन हो जाएंगे 1/t स्क्वायर के डायमेंशंस, तो माने अल्फा के डायमेंशंस क्या हो गए, t रेज टू पावर माइनस 2, तो अल्फा कितना आ गया, t रेज टू पावर माइनस 2। ढूंढिए t रेज टू पावर, हैज डायमेंशंस t रेज टू पावर माइनस 2, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट करेक्ट। हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, फिर से क्या ढूंढना है, नॉट करेक्ट वाला रिलेशन ढूंढना है। तो y इज इक्वल टू a साइन 2π/t। देखो पहली चीज, एंगल हमेशा डायमेंशनलेस आना चाहिए, पहले एंगल को ही चेक करते हैं। अब 2π/t जो है, इसके डायमेंशन देखो, 2π तो कांस्टेंट है, लेकिन टाइम के तो डायमेंशन आएंगे, t इनवर्स, t ऊपर जाएगा, t इनवर्स, 2π तो नंबर है, वो डायमेंशनलेस है, तो क्या एंगल डायमेंशनलेस आया, नहीं। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन गलत है, नॉट करेक्ट है। ठीक, y इज इक्वल टू a साइन vt, y इज इक्वल टू a साइन vt, एंगल को देखते हैं पहले, सबसे पहले एंगल को देखना है। तो vt क्या आना चाहिए, डायमेंशनलेस आना चाहिए। अब v कितना होता है, lt माइनस 1, t कितना होता है, t, t इनवर्स और t कैंसिल हो गया, तो इसके डायमेंशन आ गए l, है ना, नॉट इक्वल टू 1 आया ना, इसके भी डायमेंशन आ गए, ये भी गलत है। एंगल हमेशा डायमेंशनलेस निकलना चाहिए। t अपॉन a, t अपॉन a, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ए क्या है, चलो ए कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, कांस्टेंट हो सकता है, लेंथ हो सकती है, टाइम को छोड़ के कुछ भी, जनरली क्या है, ए आप लेंथ मान लो। ठीक, अगर आप कांस्टेंट भी मानोगे तो भी चल जाएगा, टी अपॉन ए। ठीक, ए वैसे होगी लेंथ, क्यों, देखो वाई और ए इक्वेट हो रहे हैं ना, तो ए क्या होगा, लेंथ ही होगा, क्योंकि एंगल डायमेंशनलेस होता है। टी अपॉन ए, टी अपॉन ए माने टी और ए को अगर आप लेंथ मानते हो तो एल लिखोगे, तो ये हो जाएगा टी एल माइनस 1, मैंने डायमेंशनलेस तो नहीं आया, 1 तो नहीं आया, ये भी गलत है। अगला देखो, साइन के अंदर एंगल देखना है पहले, ये एंगल क्या है, 2π t/t। अब 2π तो कांस्टेंट है, उसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे, स्मॉल टी के डायमेंशन टी, नीचे तो कैपिटल टाइम है, वो भी टाइम है, टेम्परेचर नहीं है, क्या है, टाइम पीरियड होता है, कैपिटल टी क्या होता है, टाइम पीरियड। ठीक, यहां पर साइन कॉस के अंदर जो कैपिटल टी है वो टाइम पीरियड, तो टी ओवर टी कैंसिल हो गया और क्या आ गया, 1, 1 माने डायमेंशनलेस, तो ये चीज ठीक है, ये चीज भी ठीक है, 2π/t अपॉन टी, ये भी डायमेंशनलेस आएगा, माने एंगल्स तो डायमेंशनलेस आ रहे हैं, एंगल्स तो डायमेंशनलेस आ रहे हैं। अब बाहर वाली चीज देखते हैं, y इज इक्वल टू a√2, तो y के वही डायमेंशन होने चाहिए जो a√2 के होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये एम्पलीट्यूड होता है बाहर, एम्पलीट्यूड भी एक लेंथ है, तो इसके डायमेंशन y के भी l होंगे और a√2 के भी l होंगे, √2 तो नंबर है और a एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी l होता है, तो ये वाली चीज पॉसिबल है, ये वाली चीज क्या है, पॉसिबल है, ये वाली इक्वेशन ठीक हो सकती है। लेकिन हमें क्या पूछा था कि कौन कौन से इक्वेशन नॉट करेक्ट होंगे, जो श्योरली गलत है, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, ये पॉसिबल होंगे ही नहीं, ये इक्वेशंस नहीं हो सकते। चौथा इक्वेशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये डायमेंशनली करेक्ट है, ऊपर वाले इक्वेशन, ये जो 3 इक्वेशन है ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है, अगर डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है, तो इक्वेशन हमेशा ही गलत होता है, और ये डायमेंशनली करेक्ट है, नीचे वाला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, तो हमसे पूछा था नॉट करेक्ट, तो ये भी मोर देन वन करेक्ट टाइप ऑप्शन क्वेश्चन था, कि कई एग्जाम्स में आ जाते हैं कि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, जैसे आपके जेई एडवांस में आ जाते हैं आईआईटी में कि मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चन। ठीक, तो ये 3 क्या थे, इनकरेक्ट थे।
डी वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक, क्योंकि वो डायमेंशनली करेक्ट आंसर दे रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। वाई क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट दिया है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, वेयर x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। x और t के बारे में, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड k। ये ओमेगा, w माने ओमेगा बोलते हैं इसको, वैसे हमें ओमेगा और k निकालना है। आपको पता है साइन के अंदर जो चीज होती है डायमेंशनलेस होती है, माने ये जो एंगल है ओमेगा t माइनस के एक्स, ये क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस, 1 होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो जो ओमेगा t है वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, और जो kx है वो भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। क्यों, सेम नेचर की क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो सकती है, यहां पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, देखो दो क्वांटिटीज का, तो दोनों ये डायमेंशनलेस होंगी तभी तो आंसर भी डायमेंशनलेस आएगा। तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया टी इनवर्स, 1/t आ गया ना, टी इनवर्स, और k कितना आ गया, k आ गया x इनवर्स, 1/x आ जाएगा, k की वैल्यू निकालोगे 1/x माना x इनवर्स। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या आ गया, ओमेगा का डायमेंशन आ गया आपका t इनवर्स, और जो k है, k का डायमेंशन आपका कितना आ गया, l इनवर्स। क्लियर, x क्या था, डिस्टेंस, तो ओमेगा का t इनवर्स, k का l इनवर्स, ठीक। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 11 है हमारे पास, और नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a into b इन द रिलेशन p is equal to b minus x square over 80 where p is power, दिया हुआ है p क्या है, पावर, एंड x is distance, t is time। क्लियर, तो हमारे पास रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन है p is equal to a b minus, सॉरी a नहीं, b minus x square divided by 80, b minus x square divided by 80। अब हमें निकालना है a और b का डायमेंशन, a into b का। तो बच्चों बिल्कुल क्लियर बात है, आपको दिख रहा है b माइनस एक्स स्क्र है ना, दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, b और एक्स स्क्र में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो माने b के डायमेंशंस वही होंगे जो एक्स स्क्र के होंगे, दो सेम नेचर की क्वांटिटीज ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो b के डायमेंशंस क्या होंगे, x एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस माने लेंथ, तो b के डायमेंशंस तो क्या आ गए आपके l का स्क्वायर, ठीक। चलिए ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब हमें निकालने हैं a के डायमेंशंस। आप चाहो तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हो, p a t इज इक्वल टू b माइनस एक्स का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। अब इसमें सारी टर्म्स आ गई, तीन टर्म्स आ गई, तो आप इजीली डायमेंशंस निकाल सकते हैं। देखो, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, थ्री टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जो p a t है, जो टर्म पी ए टी है लेफ्ट में, इसके डायमेंशन वही होने चाहिए जो बी के हैं या जो एक्स स्क्वायर के हैं, आपकी मर्जी है, जिससे मर्जी इक्वेट कर दो, इसके डायमेंशन वही होने चाहिए जो बी के हैं, चाहो तो एक्स स्क्वायर से कर दो। तो ए के डायमेंशन क्या होने चाहिए बच्चे, ए के डायमेंशन वही होने चाहिए जो बी अपॉन पी इंटू टी के डायमेंशन है। क्लियर, तो यहां से ए के डायमेंशन हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। बी के डायमेंशन कितने आगे, एल का स्क्वायर, पी क्या है, पावर, पावर के डायमेंशन यहां पे निकाल लो बच्चों। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है ml2 t माइनस 2 और टाइम होता है t। तो पावर के डायमेंशंस कितने आगे, m l2, नीचे t की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो t माइनस 3। पावर के डायमेंशंस हमने साइड में निकाल लिए। क्लियर, तो कितने आगे पावर के डायमेंशंस, m l2 t माइनस 3, ठीक, और इंटू टी भी है, टी के डायमेंशन टी, ठीक। तो हमारे पास ए के डायमेंशन क्या आ गए, एल स्क्वायर कैंसल, एम डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो एम इनवर्स, और टी रेज टू पावर -3 इंटू टी रेज टू पावर 1, कितना हो गया डिवाइड में, टी रेज टू पावर -2, देखो टी की पावर -3, टी की पावर 1 ऐड कर दो, टी की पावर -2, तो यहां से आप ए के डायमेंशंस लिख सकते हो क्या, m इनवर्स
और टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, टी की पावर -2 ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, तो ये आपके डायमेंशंस आ गए। इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि आपके जो a के डायमेंशंस हैं, a के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, m-1 और t की पावर 2, नेगेटिव पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो गई। तो आपके डायमेंशंस आ गए किसके, a के। आपसे पूछा क्या है, a इंटू बी के डायमेंशंस, तो a इंटू बी के डायमेंशंस निकाल लेते हैं आप। ठीक है, ये पावर वाले क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं या यहीं पे निकाल लेते हैं a इंटू बी के डायमेंशंस। a इंटू बी के डायमेंशंस देखिए, a मल्टीप्लाई बाई बी के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, a के डायमेंशंस कितने आगे, m इनवर्स t2 और b के डायमेंशंस कितने आगे, l स्क्वायर। ठीक, तो चाहो तो रीअरेंज करके ऐसे लिख दो, m-1 l स्क्वायर और t स्क्वायर। ठीक, m-1 l स्क्वायर और t स्क्वायर, तो a इंटू बी के ही आगे। तो इस तरह से हम डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन आपने देख लेनी है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता ये होना चाहिए कि सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। और उस तरह से हमने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए कि किस तरह से हमने इस कॉन्सेप्ट का, ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इसका यूज करना है, कैसे हमने इक्वेट करने हैं डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक, तो एक बार शुरू से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में क्या डिस्कस किया, डायमेंशनल इक्वेशन क्या चीज है। फिर डायमेंशनल इक्वेशन हमारा हमने लिखा फोर्स के लिए, फॉर एग्जांपल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लिख सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस की हमने बात की, जिसमें हमने पहला एप्लीकेशन पढ़ा। आज जो हमने एप्लीकेशन पढ़ा है वो सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा है। ठीक, और फर्स्ट एप्लीकेशन के हमने डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हमने जब फर्स्ट एप्लीकेशन शुरू किया, उसमें सबसे पहली चीज क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि सेम नेचर की क्वांटिटीज को ही, सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिर जिन इक्वेशंस के डायमेंशनल फॉर्मूले, जिन टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे, तो वो टर्म्स क्या है, डायमेंशनली सेम है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूले सेम नहीं है तो वो टर्म्स डायमेंशनली सेम नहीं है। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमने क्या किया कि हमने बोला डायमेंशनली कंसिस्टेंट का मतलब है कि हर एक, अगर टर्म के, जो पूरे इक्वेशन में टर्म है, अगर हर एक टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आते हैं तो मतलब इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है तो क्या वो असलियत में भी करेक्ट है, ये जरूरी नहीं है। वो मे भी करेक्ट हो सकती है, मे नॉट भी करेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है, डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है या डायमेंशनली इनकरेक्ट है, इट मस्ट बी रॉन्ग, वो क्या होगी, वो गलत ही होगी। क्लियर। फिर ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने लिमिटेशन इसका देखा कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जरूरी नहीं है कि एक करेक्ट इक्वेशन हो, बट डायमेंशनली रॉन्ग होगी वो रॉन्ग ही होगी। ठीक, अच्छा इसका मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे एक एग्जांपल और समझा देता हूं जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो। फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा, हमने एक इक्वेशन देखी शुरू में, हमने एग्जांपल क्या देखा कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन क्या डायमेंशनली करेक्ट है, और हमें पता है ये इक्वेशन असलियत में भी करेक्ट है क्योंकि 9th क्लास में हमने पढ़ी हुई है। अब इस इक्वेशन की जगह अगर मैं ये इक्वेशन लिख दूं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू as, 2 को हटा दूं, तो भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। डायमेंशनली, क्योंकि 2 का तो कोई रोल नहीं है डायमेंशंस में, 2 तो एक नंबर है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तब भी क्या होगी, करेक्ट होगी। लेकिन क्या ये असलियत में करेक्ट है, नहीं, हमें पता है ये गलत इक्वेशन है। अगर इस 2 की जगह मैं कोई भी नंबर लगा दूं, पाई लगा दूं, 1/2 लगा दूं, -4 लगा दूं, तो उससे इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी में कोई फर्क नहीं आता है, तब भी ये डायमेंशनली क्या है, ठीक है। लेकिन असलियत में तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का एक ये ड्रॉबैक है कि हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो इक्वेशन एक्चुअल में ठीक है या नहीं है। हमें ये पता चल जाता है कि डायमेंशनली ठीक है, और सबसे बड़ी बात हमें ये पता चल जाता है कि जो गलत इक्वेशन है उसकी श्योरिटी मिलती है कि जो गलत है वो तो गलत ही है, वो कंफर्म है। जो ठीक है उसका ये कंफर्म नहीं है कि वो एक्चुअल में भी ठीक है। क्लियर। चलिए, फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट नोट देखा कि रेज टू द पावर एंगल और लॉग के अंदर जो नंबर होगा वो हमेशा क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। ठीक,
तो हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। लॉग वाला भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो लॉग के अंदर वाली चीज को आपने डायमेंशनलेस इक्वेट कर देना है, जैसे एंगल को आप करते हो, जैसे आप पावर को करते हो, ठीक। फिर हमने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, इस पे बेस्ड हमने डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जो आपने नोट कर लेने, नोट्स बना लेने और आपने इनको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना एप्लीकेशन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 2 की एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।